गांधी जी ने 1920-21 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और उसी समय घोषणा की थी कि यदि असहयोग आंदोलन से भी अंग्रेज नहीं मानते तो हम एक अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ साथियों कि चोरा चोरी घटनाक्रम में जो निर्दोष पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे, उस कारण गांधी जी ने आंदोलन को बीच में स्थगित कर दिया और सक्रिय राजनीति से थोड़े से वो दूर चले गए। चरखे, खादी, है ना, क्या कहते हैं, हरिजन सेवा आदि के माध्यम से उन्होंने सकारात्मक कार्यक्रमों में अपने आप को लगाया, लेकिन सक्रिय राजनीति से थोड़ी से वो दूर चले गए। इसी जो एक वैक्यूम खाली हुआ, उस वैक्यूम का भरने का काम स्वराज पार्टी ने किया। स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़कर उन्होंने अपने स्तर से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना शुरू की। इसी समय नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी और पंडित नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय कहा कि अगर एक वर्ष के भीतर हमें औपनिवेशिक स्वराज नहीं दिया जाता तो फिर हम स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वराज की ओर, पूर्ण स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो साथियों, यही हुआ कि अंग्रेजों ने एक साल के भीतर तक जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनी थी, उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई अपना सकारात्मक परिणाम नहीं दिया, सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। तो विवश होकर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पारित हुए। वैसे तो बहुत प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन अपने यहाँ संबंधित केवल 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, उन पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होगी, अब औपनिवेशिक जो स्वराज की बात की जा रही थी, डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, वो खत्म करके कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की बात कही। दूसरी, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और जो तीसरी बात इसमें कही गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की गांधी जी को अनुमति दी गई और गांधी जी को फ्री हैंड कर दिया गया कि वो जब चाहें तब आंदोलन को शुरू कर सकते हैं और जैसे करना चाहें, उसकी क्या रूपरेखा बनाना है, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, आंदोलन की कार्यविधि कितनी होगी, ये सारा गांधी जी के ऊपर छोड़ दिया गया। ये लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस के हर वार्षिक अधिवेशन होते थे, इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सबसे युवा कांग्रेसी अध्यक्ष थे उस समय के। दोस्तों, ये चूंकि अब चर्चा चल रही, तो ये जो डेट है, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होना चाहिए कि 26 जनवरी को ही हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आप देखना, ये और वो डेट मिल रही है, उसके पीछे रीजन यही था दोस्तों कि 26 जनवरी को पहली बार भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इसीलिए इस दिन का सम्मान रखने के लिए 26 जनवरी के दिन हमारा गणतंत्र या संविधान को अंगीकार किया गया था, लागू किया गया था। जबकि 26 नवंबर को ही संविधान 26 जनवरी को ही बन चुका था। 26 नवंबर को संविधान बन चुका था, लेकिन 26 जनवरी का सम्मान रखने के लिए हमने इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान को स्वीकार किया। तो ये बात यहां पर ये निकल के आई कि अब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी, चाहे साइमन कमीशन की असफलता हो, चाहे नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करना ना हो, चाहे बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया जाना हो, है ना, इस प्रकार की जनता के अंदर एक छटपटाहट हो रही थी। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी दोस्तों 1929-30 में आई थी, उसका भारत भी बहुत ज्यादा सामना कर रहा था।
ऐसी परिस्थितियों में भारत की आर्थिक दशा भी बहुत खराब थी, अतः गांधी जी को, कांग्रेस को अब ये बिल्कुल आवश्यक हो गया था, अब अवश्यंभावी लगा कि अब हमें एक आंदोलन खड़ा करना ही पड़ेगा, अंग्रेज हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। अतः दोस्तों गांधी जी असहयोग आंदोलन की तैयारी में लग गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी में लग गए और उन्होंने आंदोलन को चालू करने के लिए दोस्तों रूपरेखा बनानी शुरू की। इसी समय गांधी जी से कई कांग्रेसी प्रबुद्धजन और कांग्रेसी नेता मिलने आए कि कैसे महात्मा जी आंदोलन चलाया जाएगा, क्या चलाया जाएगा, इसका स्वरूप क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी इसी समय महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी जी ने कहा इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा जो हम मार्ग अपनाने जा रहे हैं वो नमक सत्याग्रह भी होगा। नमक सत्याग्रह जब हम दांडी मार्च पर चर्चा करेंगे तो इस पर हम दोस्तों बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो गांधी जी ने जो गांधी जी के आंदोलन के या गांधी जी का जो संघर्ष का एक सिद्धांत था वो ये था कि गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो सबसे पहले सचेत कर देते थे, अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रख देते थे। गांधी जी ने दोस्तों यही किया। गांधी जी एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे, उसका नाम था यंग इंडिया। इस यंग इंडिया नामक पत्रिका में गांधी जी द्वारा ग्यारह सूत्रीय मांगे प्रकाशित की गई। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। इरविन के नाम गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में 11 सूत्री मांगों को लिखा साथियों, और जिससे कि अंग्रेज ये ना कह सकें कि एक इतना बड़ा आंदोलन हमारे समक्ष खड़ा कर दिया गया, हमारे सामने अपनी बातें नहीं रखी कि आप कौन सी बातों को लेकर संतुष्ट हैं, क्या आप चाहते हैं। ऐसी जो बातें थी उन बातों को लेकर गांधी जी ने एक मांग का अपना जो 11 मांगें थी उन मांगों को अपने समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन किया और उस समाचार के माध्यम से अपनी बातों को लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा। लेकिन साथियों इन सभी मांगों पर अंग्रेजी शासन की ओर से यानी लॉर्ड इरविन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अंततः गांधी जी को ऐसा लगा कि अभी ये कह सकते हैं कि हमारी संज्ञान में बातें आपने लाई नहीं। तो गांधी जी ने दोस्तों एक पत्र भी इरविन को प्रस्तुत किया। दूसरा मौका गांधी जी ने दिया। पहला मौका दिया यंग इंडिया नामक समाचार पत्रिका में उन्होंने अपने मांगों को प्रस्तुत किया। जब उस पर कोई अंग्रेजों तरफ से हलचल नहीं हुई, प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि वो तो ये कह सकते हैं कि मैंने पेपर देखा, मैंने पेपर में नहीं पढ़ पाया, उसके बाद आपने तो कोई हमसे चर्चा की नहीं, आप हमारे पास व्यक्तिगत रूप से तो उपस्थित हुए नहीं। तो क्या किया दोस्तों, गांधी जी ने एक पत्र लिखा, पत्र बनाया और पत्र स्वयं इरविन के समक्ष रखा। और लेकिन इरविन ने इसके विषय में भी कोई सकारात्मक बात गांधी जी से नहीं की। अब कौन सी 11 मांगे थी गांधी जी की, इस पर यहां चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है। और ये अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे स्कूली शिक्षा या कॉलेज स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है कि गांधी जी की इन सूत्री मांगों में कौन सी मांगे नहीं थी आदि इस प्रकार से। तो यहाँ प्रत्येक छात्र को ये जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी मांगे थी। तो गांधी जी की जो मांगे थी 11 सूत्रीय मांग है। इसमें जो सबसे पहले मांग थी गांधी जी की दोस्तों
वो थी लगान। लगान दर 50% कम की जाए। सबसे पहली मांग गांधी की है। अंग्रेज जो टैक्स भारतीय किसानों से लेते थे उसकी कितनी 50% कम की जाए। क्यों भाई 50% क्यों कहा गांधी जी ने? क्योंकि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जैसे मैंने पिछले अभी बताया आपको कि 1929-30 में दोस्तों विश्व में बहुत व्यापक स्तर पर आर्थिक मंदी आई थी। उस आर्थिक मंदी से भारत भी अछूता नहीं रहा, भारत भी उस आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। अतः दोस्तों गांधी जी ने कहा कि जो लगान की दरें हैं वो सामान्य कंडीशन में निर्धारित की गई थी। अब भी भारत विश्वव्यापी मंदी से जूझ रहा है तो स्वाभाविक बात है किसान भी जूझ रहा है, अतः हमें लगान की दरों को 50% कम कर देना चाहिए। यह गांधी जी की प्रमुख पहली मांग थी। लेकिन दोस्तों अंग्रेज कह सकते थे कि फिर हमारी राज की खर्च कैसे चलेंगे? तो गांधी जी बहुत ही शोध के साथ मैदान में उतरते थे दोस्तों। उनके पास इसका जवाब था। तो गांधी जी ने अंग्रेजों को रास्ता भी सुझाया, वैज्ञानिक बात नहीं की 50% कम कर दो फिर हम राज्य अपने इतने बड़े देश का खर्च कैसे उठाएंगे जब आप मेरी आय का 50% कम करवा दे रहे हो। तो गांधी जी ने तुरंत उनके सामने क्या रखा? एक रास्ता रखा। क्या रखा ऑप्शन? कि सेना खर्च में 50% की कटौती की जाए। अब भैया रास्ता बता दिया कि देश में, भारत देश में 50% सेना टैक्स प्रतिशत कम कर दीजिए, क्योंकि भारत जैसे देश में इतनी विशाल सेना की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अंग्रेज साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की सरकार थी, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। वो विश्व में अपनी साम्राज्यवादिता की लालसा को पूरा भारत के खर्च से करना, भारत पर एक बहुत बड़ी सेना रखते थे और उस बहुत बड़ी सेना भारत की सुरक्षा के लिए नहीं, अन्य देशों में अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए एक सेना रखते थे और वो सेना भारत के पैसों से उस सेना का रखरखाव होता था। इसलिए गांधी जी ने कहा ये अनावश्यक जो आप पैसा भारतीय सेना के खर्च पर करते हैं वो सेना की रखरखाव के लिए उसमें 50% कटौती की जाए। एक तो गांधी जी ने 50% लगान का कम करने का माध्यम बता दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि लोक सेवकों यानी बड़े अधिकारी के वेतन में 50% कटौती की जाए। ये लोक सेवकों का भी वेतन बहुत अधिक था दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक वेतन भारत में ही इनको मिलता था। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कलेक्टर के पद को सृजन किया गया, नए तरीके से शक्तियां दी गई, तो विश्व में उस समय उसने सर्वाधिक वेतन भारत में कलेक्टरों का आईएएस का रखा। उसमें तो आईसीएस बोलते थे इनको, रखा था। जो गवर्नर जनरल होता था दोस्तों उसको 20,000 रुपए प्रति माह मिलता था। अब 20,000 रुपए आज की दृष्टि में देखा जाए तो बहुत कम लग रहा होगा आपको। उस समय जब भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उस प्रति व्यक्ति आय से 4 से 5,000 गुना अधिक वेतन था। सोचो इतना अंग्रेज खर्च करते थे। तो गांधी जी ने इस वाले हिस्से को जो 50% में आपसे कह रहा हूं लगान मतलब कृषि कार्य में जो कटौती करने की कह रहे थे, वो गांधी जी ने इन दोनों जगह से भरपाई करने की बात कर दी। कितनी हो गई? ये 3। चौथी शर्त गांधी जी ने कहा कि समुद्र तट जो भारतीय हैं उन भारतीय तटों पर, समुद्र तटों पर भारतीय जहाजों को प्राथमिकता दी जाए उतरने की, है ना। भारतीय समुद्र तटों पर भारतीय जहाज को प्राथमिकता। 5वां
विदेशी वस्तुओं के आयात पर संरक्षण शुल्क। गांधी जी का कहना था कि भारत को हमें आत्मनिर्भर तभी बना सकते हैं जब हम विदेश की वस्तुओं पर संरक्षण शुल्क लगाएं। आयातित वस्तुओं पर क्या होता है, मान लो भारत से अंग्रेज कपास ले जाते थे, नील ले जाते थे, इंग्लैंड में बनवाते थे और वहां से वस्तुओं को भारत में बेचते थे। चूंकि वो मशीन की बनी होती थी, भारत की हाथ की बनी होती थी, दोनों के समान पैसे होते थे, तो लोग मशीन की बनी हुई वस्तुओं को, सुंदर वस्तुएं होती थी, उनको खरीदते थे। गांधी जी ने कहा, मान लो उदाहरण के लिए एक शर्ट है, उसकी कीमत 4 रुपए है भारतीय शर्ट की, और विदेश से आ रही है, उस शर्ट को भी आप 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप क्या करिए, इस पर संरक्षण शुल्क 1 रुपए और लगा दीजिए। तो अब ये शर्ट हो गई कितने की दोस्तों, 5 रुपए की। अब जिसको अच्छी विदेशी वस्तु खरीदना है वो 5 रुपए में खरीदे, और जिसको भारतीय खरीदना है वो 4 रुपए में खरीदे। इससे क्या हो जाएगा, इससे भारतीय व्यापारियों को क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये लाभ हो जाएगा कि उनकी वस्तुओं को लोग खरीदने लगेंगे। कितने हो गए, ये 5 पॉइंट हो गए दोस्तों। छठवां पॉइंट, अब इसमें तो आ नहीं पाएंगे, अतः मुझे हटाना पड़ेगा। आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको, आप एक बार मैं छोड़ दे रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट लो या आप इसको लिख लो, ठीक है ना। अब छठवां, आत्म रक्षा के लिए भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। दोस्तों ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि भारत में बसने वाले यूरोपीय नागरिक अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सकते थे, जैसे बंदूक है, तमंचा आदि जो है वो रख सकता था, लेकिन भारतीय अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं रख सकता था। यह अंग्रेजों की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी थी। इस पॉलिसी से गांधी जी बड़े खिन्न थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कोई चीज रखें तो आप हमको आतंकवादी घोषित कर देते हैं, और वही विदेशी जो नागरिक, यूरोपियन नागरिक हैं, वो रख ले रहे हैं तो आप उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, समानता का व्यवहार होना चाहिए, यूरोपियों की तरह भारतीयों को भी लाइसेंस मिलना चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए। सातवां वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे आगे चर्चा विस्तृत की जाएगी, नमक कर समाप्त किया जाए। साथियों जो इसका हम पढ़ेंगे, दांडी मार्च जो गांधी जी ने शुरू की वो नमक कानून तोड़ने के लिए की थी, तो उस पर बहुत डिटेल में चर्चा होगी, तो उस पर अगले वीडियो पे चर्चा आ जाएगी। अभी फिलहाल गांधी जी ने नमक कर को समाप्त करने की बात कही। अब बड़ी हास्यास्पद बात थी कि मुझे लगता है वायु और पानी के बाद यदि जीवन के लिए सबसे जरूरी वो एक वस्तु है तो वो दोस्तों नमक, सॉल्ट ही है। और सॉल्ट, नमक जो है वो वायु और जल की तरह प्राकृतिक है, ये पानी से प्राप्त होता है समुद्री क्षेत्रों में। लेकिन अंग्रेज दोस्तों भारतीयों को, चाहे वो समुद्र के किनारे क्यों ना रह रहा हो, वो नमक नहीं बना सकता था। यदि नमक बनाता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। नमक केवल अंग्रेजी डिपो से ही खरीदा जाएगा। यदि कोई व्यापारी भी नमक डिपो वाला बेचते नहीं पाया गया तो उसको भी जेल हो जाएगी, बनाने वालों को भी जेल हो जाएगी। और भारत में कहीं कहीं सौंदा मिट्टी मिलती है जिसमें नमक होता है, वो भी यदि किसी के घर में पाई जाए तो दोस्तों अंग्रेज उस पर भी भारतीयों को जेल में डाल देते थे और 6 महीने का कम से कम कारावास की सजा इसमें दी जाती थी। अतः गांधी जी ने नमक कानून को समाप्त करने की बात कही। 8वां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मद निषेध, यानी शराबबंदी या नशीले
पदार्थों की बिक्री पर रोक। अब अंग्रेजों के जमाने में भी बहुत बड़ा आय का हिस्सा किसी भी राज्य का मद यानी शराब या नशीले पदार्थ थे दोस्तों। शराब भी है, उसमें गांजा भी है, अफीम भी है। चाइना का तो अफीम युद्ध ही हुआ दोस्तों, दो ये यूरोपीय लोगों ने चाइना में अफीम की बेचने की शुरुआत की, उनके लोगों को आदी बना दिया। आज भी वर्तमान काल में साथियों अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य में या देश को सर्वाधिक जो आय के प्रमुख साधन है उनमें ये नशीले पदार्थ शराब भी है। अब आप देखिए कि किसी व्यक्ति से आप ये कहो कि आप शराब पीजिए और मैं आपके बच्चों पर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करूंगा, तो भाई क्यों शराब पिएंगे हम। शराब से कितनी अमानवीय घटनाएं घटती हैं आए दिन, आप देखते हो नशे में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। गांधी जी ने भी यही कहा कि इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, पूर्ण शराबबंदी देश में लागू होना चाहिए। और ये भी गांधी जी जब आंदोलन को शुरू करेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन, ये भी एक गांधी जी का हिस्सा था दोस्तों। अब आप देखें कि गांधी जी ने जब भी कोई भी आंदोलन के बिंदु बनाए हैं तो जनता से संबंध रखने वाले सीधे बिंदुओं को भी उठाया। इसमें आप देख रहे हैं जो सारे बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं में देखो तो आप गांधी जी के वो ही बिंदु हैं जिनसे सीधे जनता का सरोकार है। नौवां बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और है, गांधी जी ने कहा तुम भैया गुप्तचर विभाग को समाप्त करो। गुप्तचर विभाग की समाप्ति यदि आवश्यक भी है, यदि आवश्यक है तो सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। उसका कोई एक रूल होना चाहिए। किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर पकड़ लेना, जैसे कि रॉलेट एक्ट में पिछले में चर्चा किया मैंने, गुप्तचर आधार पर यह हो जाता है। आप किसी को भी शंका के आधार पर किसी को भी कैसे भी बगैर बताए आप पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं, बोले गुप्तचर बाकी देश में कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता आपको महसूस भी हो रही है तो वो सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए, कोई एक नहीं आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी कर ले रहे हैं। ये हो गए 9 पॉइंट। 10वां, मुद्रा का विनिमय। मुद्रा का विनिमय भी करने की बात कही गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाए। यह भी गांधी जी का एक बिंदु था कि हमें मुद्रा का विनिमय भी करना पड़ेगा दोस्तों। 11वां बिंदु, जिस पर साथियों गांधी जी की आलोचना भी की जाती है। इस बिंदु पर जब हमें समझौता होगा उस पर चर्चा करेंगे और एक आप अपनी तटस्थ सोच रखकर आप अपना भी इसमें विचार को विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। गांधी जी ने कहा राजनीतिक रूप से बंदियों या बंदी राजनीतिक रूप से बंदियों की रिहाई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे क्या शब्द जोड़ा गया? जिन पर हिंसा का
मुकदमा दर्ज न हो। गांधी जी ने ये कहा कि भैया राजनीतिक रूप से तो आपने बंद कर रखे हैं, आंदोलन चलाते हैं, आपके किसी भी नीति का विरोध करते हैं, आप उठाकर मुझे जेल में डाल देते हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन गांधी जी फिर कह रहे हैं कि जिन पर हिंसा का मुकदमा दर्ज न हो। इस बात को लेकर साथियों गांधी जी की आलोचना होती है कि आपने चलो ये बात कही, ठीक है, 12वां पॉइंट रख देते आप, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को रिहा कर दिया जाए। आपने तो ये बात चर्चा ही नहीं की। अंग्रेज करते न करते ये विषय दूसरा था, लेकिन साथियों लोग ये कहते हैं कि हाँ गांधी जी को ये बात रखनी चाहिए थी। ये उस विषय पर चर्चा अगले वीडियो में अगर समय मिलेगा तो करें क्लासों में। आप तब तक इन बिंदुओं को रखें, याद करें, इन बिंदुओं को देखें आप। ये गांधी जी के 11 सूत्री मांगे थी, ये गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष पत्र के द्वारा प्रस्तुत की। इरविन ने गांधी जी की इन बातों पर कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया। गांधी जी ने दुखी होकर दोस्तों कहा कि हमने घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगी, अंग्रेजों ने हमें पत्थर दिए। और इसी बात से दुखी होकर गांधी जी ने सविनय आंदोलन का साथी जो क्या कहते हैं घोषणा, आंदोलन शुरू करने की घोषणा की।